हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक सेट में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी टीचर के लिए जो यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि आपकी आती है 30 नंबर की। उसके लिए आपको यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर करवा रहा हूँ। हर एक टॉपिक के बारे में बताया जाएगा और चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं आज इसमें, जो कि आपका शिक्षण अभिरुचि का जो टॉपिक है या चैप्टर कह सकते हैं, एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवार्ड्स स्टूडेंट। मतलब क्या जो है टीचर का एटीट्यूड रहता है बच्चों के प्रति, वो यहाँ पर हम बताएंगे। मतलब शिक्षकों में जो है छात्रों के प्रति अभिवृत्ति हिंदी में, ठीक है। तो क्या दृष्टिकोण रहता है शिक्षकों का, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें जो है शिक्षक वह कार्य करता है, ठीक है, करता लिखाना भूल गया यहाँ पे, करता है जो कक्षा में जाने से पूर्व करता है। यानी कि ऐसी क्रिया करता है जो टीचर पहले ऐसे काम करता है जो क्लास में जाने से पहले वहाँ पर आपको जो है उसके लिए, ठीक है, प्रिपेयर करना पड़ता है पहले से। यानी कि अगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में जो मैं आपको क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। तो वो चीज़ें करता है ताकि जो शिक्षण को जो है सफल बनाया जाए, ताकि जो अपनी टीचिंग स्किल है उसको डेवलप कर सके, उसको जो है एकदम सही बना सकें। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो ऐसे करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं, यानी कि अब पहले से हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, उसके बाद जो है उस चीज़ को करते हैं ताकि वो जो है एक सक्सेसफुल चीज़ें हों, ठीक है। और इसमें जो है 3 स्टेज हम पढ़ेंगे, ठीक है। कितने पढ़ेंगे? 3 स्टेज हम पढ़ेंगे। एक तो है यहाँ पर पूर्व क्रियावस्था यानी कि प्री प्लानिंग, तो पहले से प्लानिंग जो करते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पर जो है अंतः प्रक्रिया अवस्था, यानी कि इंटरेक्शन के बारे में। और तीसरा पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तर क्रियावस्था। तो 3 स्टेज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर जिनको कहा था कि मैंने यहाँ पर मॉडल टेस्ट पे भी करेंगे, और मैंने कहा था कि या टॉपिक वाइज करेंगे, इस पर सुझाव देने के लिए कहा था। तो मोस्टली जो है टॉपिक वाइज यहाँ पर कह रहे थे और मॉडल टेस्ट के लिए भी कहा था। लेकिन हम अब क्या करेंगे, पहले टॉपिक वाइज कवर कर लेते हैं सारा का सारा, उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। टॉपिक वाइज में इसमें क्या करेंगे, टॉपिक वाइज में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन में आपको दे दूंगा। इसमें भी हम जो है 15+ जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपकी प्रैक्टिस और अच्छी रहेगी। तो इसमें आप लोग देखिए, जो हमने प्री प्लानिंग है। तो प्री प्लानिंग क्या होता है? अध्यापक क्या करता है, शिक्षण नियोजन करता है, यानी कि जो टीचिंग प्लानिंग करता है। जब आपने बीएड किया होगा तो सबसे पहले अगर पढ़ाना है किसी बच्चे को या क्लास को, तो आपको क्या करना पड़ता है, टीचिंग प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप उसको पढ़ाते हो। टीचिंग प्लानिंग में आपको किस तरह का पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, उसकी पूरी प्लानिंग करता है शिक्षक जो भी होता है, ठीक है। हालांकि सरकारी नौकरी लगने के बाद वो चीज़ें नहीं होती है, लेकिन पहले सीखते हम इसी तरह गए हैं, ठीक है। तो अध्यापक पढ़ाने से पहले जो है शिक्षण विधियाँ, उद्देश्यों का जो निर्धारण है और अनुदेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका जो है चयन करता है। तो कौन सी विधि हमें अप्रोच करनी है, चाहे आप किसी विधि से बनाओ, व्याख्यान करके बता सकते हो बच्चों को, या आज जो है चैप्टर में बुक लेके पढ़ा सकते हो, ठीक है। अलग अलग मेथड्स होते हैं, या बोर्ड में लिख कर बता सकते हो, या बच्चों को जो है इंटरेक्ट करके बात कर सकते हो। तो किस तरह से पढ़ाना है वो सारा प्लानिंग होता है पहले से आपको, कि जब भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो टीचिंग प्लानिंग आता है। ये किसके अंदर आता है? आपका पूर्व क्रिया अवस्था है, प्री प्लानिंग। ये सब प्री प्लानिंग होगा आपका, ठीक है। उद्देश्यों का निर्धारण, कि किस उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, उसका उद्देश्य क्या रहेगा, सब कुछ प्लानिंग करेंगे सबसे पहले। दूसरा चीज़ आता है यहाँ पर कि अंतः प्रक्रिया अवस्था, यानी कि इंटरेक्शन के बारे में। इंटरेक्शन होता क्या है, इसमें क्या होता है, अध्यापक और छात्रों का जो है अंतःक्रिया होता है, यानी कि इंटरेक्शन होता है अध्यापक छात्रों का। अर्थात अध्यापक शिक्षण के लिए नीतियाँ बनाता है, और यहाँ पर शिक्षक छात्रों को नीतियों से जो है अवगत कराता है। यानी कि जो टीचर होता है वो इंटरेक्ट करेगा बच्चों के साथ डायरेक्टली, हम आपको जो है आज ये पढ़ाएंगे, उससे मतलब कुछ क्वेश्चन कर सकता है पहले से, ठीक है। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बल, तो हो सकता है कि मैं कभी धक्का दे के या कुछ अगर वगैरह कुछ ऐसे एक्सप्रेशन करूँ कि बच्चे समझ जाए कि हाँ यहाँ पर हम बल पढ़ाने वाले हैं। तो मतलब कि एक इंटरेक्ट करेंगे बच्चों को, ताकि उस टॉपिक के बारे में पता चल सके कि हम एक्चुअली में पढ़ाना क्या चाहते हैं। तो ये आपका हो गया अंतःक्रिया में, ठीक है। तीसरी जो स्टेज होती है वो उत्तर क्रिया अवस्था होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो अध्यापक होते हैं छात्रों को पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करता है। यानी कि आपको जो है यहाँ पर मूल्यांकन करना पड़ता है, बच्चों को कितना आया, कितना आपने पढ़ाया, कितना समझ में आया, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। थर्ड जो स्टेज होती है, ठीक है। और बच्चों के पढ़ाई का आकलन करता है, जो उसके द्वारा, ठीक है, बताया गया हुआ, ठीक है, बनाया नहीं बताया हुआ, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो रखी है,
ठीक है। तो उसके द्वारा जो बताया गया हो तो उसको आकलन करता है कि मैंने क्लास में जो बताया क्या बच्चों को आया समझ में या नहीं आया समझ में, उसको जो है इंटरेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर करता है। और तीसरा यहाँ पर लिखा गया कि अध्यापक बच्चों को किस हद तक ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी जांच करता है, कि कितना पढ़ाया है वो चीज़ें हम जांच करेंगे, ठीक है। चाहे आप क्वेश्चन आंसर करके कर सकते हो या किसी तरह की या रिटन वर्क करा सकते हो, तो ताकि पता चले कि आपने जो पढ़ा रखा है बच्चों को कितना उनको आया, कितना समझ में आया, इस तरह का कर सकते हैं। और शिक्षक मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन नीतियों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने बता दिया, वही मूल्यांकन व्याख्यान कर या सीधे सीधे प्रश्नोत्तर कर सकते हो या रिटन वर्क कर सकते हो, कई अलग नीतियाँ होती हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना आपने पढ़ाया, सही पढ़ाया है या नहीं, उसका आकलन खुद कर सकते हो कितना बच्चों को यहाँ पर समझ में आया। और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों में जो है उसकी कमी दूर करने के लिए नीतियाँ बनाता है। तो इसमें जो है क्या होता है कि इसका जो मेन पर्पज़ होता है, ताकि जो बच्चों में कुछ कमियां होती हैं, मान लो आपने पढ़ाया बच्चों को समझ में नहीं आया, तो आप उस चीज़ को दोबारा बता सकते हो उसमें। तो इसीलिए जो है अगर बच्चों ने कुछ गलतियां कर दी उसमें, चाहे लिखने में या उत्तर देने में, तो आप सीधे सीधे बता दोगे। जैसे मैंने कहा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, उसने कहा मनमोहन, तो उसके बारे में वो सही बताएगा कि हाँ यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी हैं करके, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं उसके बारे में। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर नया टॉपिक, इसमें है यहाँ पर शिक्षण के लिए उपागम। इसी चैप्टर के अंदर, अब एक ही चैप्टर, हमारा चैप्टर 1 ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो टॉपिक नया है इसमें कि शिक्षण के लिए उपागम, यानी कि जो शिक्षण अप्रोच होते हैं वो इसमें क्या क्या अप्रोचेस हम लगा सकते हैं शिक्षण के लिए, ताकि बच्चे और आसानी से सीख सकें या बच्चों में इंटरेक्ट अच्छे से हो पाए, उसके बारे में। तो पहला तो यहाँ पर आधिकारिक या स्वेच्छाधारी होगा यहाँ पे उपागम, ठीक, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे। चलो, इसमें क्या होता है, आधिकारिक जो उपागम होता है, अध्यापक स्वयं की इच्छा के लिए सभी को जो है नियंत्रित करता है। तो इसमें क्या करता है, सबको कंट्रोल में करता है शिक्षक, और वह अपनी इच्छा के अनुसार जो है अनुदेशित करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो है अपनी इच्छा के अनुसार देता है बच्चों को। और इस उपागम है वो यहाँ पे, ठीक है, पागल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, मिसप्रिंट हो रखा लिखने में। तो इस उपागम में क्या होता है, अध्यापक केवल अपनी ही बनाई हुई जो नीतियाँ होती हैं उन पर चलता है। चाहे टीचर कुछ भी करे, अगर उसने कह दिया क्लास में किसी को बोलना नहीं तो बोलेगा नहीं कोई, चाहे कितना मतलब डरा धमका के कह सकते हैं, यानी कि। और बच्चों को कहा अगर बाहर किसी को नहीं जाना, बाहर नहीं जाएगा, मतलब एक तरह से डराना धमकाना मतलब कह सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है। और यह जो है शिक्षण की जो, ठीक है, उत्तम उपागम नहीं माना है। जो ये जो है एक सही जो अप्रोच है शिक्षण के लिए, वो नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या करता है, टीचर जो है अपनी मनमानी करता है। अगर जो उसने निर्देश दे दिए उन्हीं के अनुसार चलना है आपको। होता नहीं, कभी कभी आप खुद टीचर हो, मान लो आप क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, आपने डांटा उनको कहा ये करना, ठीक है, उसके बाद नहीं करोगे, या डांटा मारने के लिए कह दिया कुछ, ताकि मतलब कि वो बच्चे शांत रहें। तो मतलब कि अपने ही मनमानी करता है टीचर इसमें, इस अप्रोच में, आधिकारिक उपागम अप्रोच में, ठीक है। और यह जो है अप्रोच सही भी नहीं मानी जाती है, ठीक है, तो ये गलत एक अप्रोच है। दूसरा है यहाँ पर जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक अप्रोच। तो ये जो इसमें क्या होता है, इसे आधुनिक समय का जो है अप्रोच भी कहते हैं। तो आधुनिक समय का जो अप्रोच है इसी को कहते हैं, इसी के अनुसार जो आधुनिक जो कक्षाएँ चलती हैं वो इसी अप्रोच बेस पे चलती हैं। यह जो अप्रोच है सबसे अच्छा माना, सबसे बेस्ट जो अप्रोच है वो जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक ही माना जाता है। इसमें जो देखिए, इस अप्रोच में व्यक्ति को जीने का जो है यहाँ पर अपनी बात रखने का या कुछ पूछने का या कुछ सलाह देने का पूरा अधिकार है। यानी कि बच्चे इसमें क्या करेंगे, इस जो अप्रोच होगा अपनी बात पूरी तरह से करेंगे। मान लो आपने कुछ बोर्ड में पढ़ाया तो बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो बच्चे पूछ सकते हैं, ठीक है। आजकल जो प्रणाली चलती है वो इसी बेस पर है, और कुछ सलाह दे सकते हैं। मान लो टीचर ने कुछ अलग लिख दिया तो उसको बच्चे कह सकते हैं कि सर ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मतलब समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जब पूर्ण स्वतंत्र मिलती है इसमें, बच्चों को जो है पूर्ण स्वतंत्र मिलती है, इसमें जो है एक सही अप्रोच भी मानी जाती है और सबसे बेस्ट अप्रोच भी यही चीज़ें हैं। और इसमें जो है शिक्षक सभी छात्रों के हित में कार्य करता है ये, ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट अप्रोच माना जाता है। ठीक, समझ में आ गया ना ये वाला अप्रोच। तो मतलब कि यही अप्रोच चलता है आजकल। अगला है यहाँ पर, ठीक है,
अहस्तक्षेपी अप्रोच, ठीक है, इसको लेस्फेयर अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है, लेस्फेयर अप्रोच भी कहते हैं इसको। लेस्फेयर जो एक वर्ड है वो फ्रेंच का वर्ड है, ठीक है, और जिसका जो अर्थ होता है करने दो, ठीक है, मतलब करने दो, जैसा तैसा जैसा भी हो रहा है चलने दो, ये चीज़ें इसका मतलब है। अध्यापक केवल जो है कागजी कार्रवाई जो है उसमें व्यस्त रहते हैं, और यह अप्रोच जो है केवल पद पोजीशन का नाम होता है, यानी कि यह केवल जो है एक नाम मात्र का यहाँ पर अप्रोच है, काम कुछ भी नहीं है इसका, सिर्फ नाम मात्र का है, और अध्यापक अपने काम को जो है टालता रहता है इसमें, और यह सबसे बेकार अप्रोच है, सबसे घटिया जो अप्रोच है वो यही है, ठीक है, हस्तक्षेपित, ठीक है, अप्रोच। यह एक नकारात्मक अप्रोच है, ये नेगेटिव अप्रोच है, ठीक है, इसका यूज नहीं किया जाता है क्लास में, ये बहुत बेकार अप्रोच है। हमने करने दो, मतलब टीचर जो है निष्क्रिय रहेगा, कुछ भी मतलब कोई मतलब नहीं, बच्चों से कैसा भी व्यवहार करे, बच्चे एक दूसरे को मार रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, तो टीचर के सामने सब कुछ होता रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, ठीक है, तो ये सबसे बेकार है। उनको समझाएगा भी नहीं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वगैरह जो भी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा। बच्चे मार रहे हैं एक दूसरे को, मारने दो, भाग रहे हैं भागने दो, क्लास से बाहर जा रहे हैं अंदर जाने करने दो, तो ये जो है इस अप्रोच में होता है। अगला है यहाँ पर सहभागिता अप्रोच, तो यहाँ पर, ठीक है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच कहते हैं इसको, उपागम, ठीक है, अध्यापक बच्चों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, ठीक है, इसमें जो है अध्यापक और बच्चे दोनों की सहभागिता होती है, ठीक है, एक दूसरे को जो है बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेते हैं इसमें, और शिक्षक को जो है प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक बच्चों से जो है उदाहरण, नियम आदि निकालता है, और इसमें जो है टीचिंग को अच्छी करने के लिए इसमें क्या करते हैं, अध्यापक बच्चों से जो है उदाहरण निकालता है। मान लो किसी चीज़ को कोई चीज़ बता रहा हूँ मैं, तो वो बच्चों से उदाहरण खुद निकालेगा कि ऐसा क्या चीज़ होती है, जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ राउंड के बारे में, स्क्वायर के बारे में, तो बच्चों से खुद मैं आपको पूछूंगा बच्चों से कि एक्चुअल में ऐसी चीज़ें क्या होती है जो स्पेयर टाइप की होती है, वो खुद बच्चे आंसर उसका देंगे, यानी कि उदाहरण खुद से बच्चे निकालेंगे, ये है कहने का मतलब। और शिक्षण के लिए यह एक बेहतर अप्रोच है, तो ये भी सही है, बेस्ट अप्रोच तो नहीं कहेंगे इसको, ये भी अच्छी अप्रोच है, ठीक है, इसमें जो है दोनों की अंतर्क्रिया होती है, बच्चे और टीचर का, बच्चों को जो है उदाहरण खुद से निकालना पड़ता है, टीचर जो है उसको अपने आप ही ऐसा फोर्स करेगा, मतलब अपने आप ही ऐसा चीज़ें क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे खुद से उदाहरण निकाल के आंसर बता दें। अगला है यहाँ पर गतिशील, ठीक है, अप्रोच, यानी कि डायनेमिक अप्रोच कहते हैं इसको। तो डायनेमिक अप्रोच में होता क्या है, अध्यापक जो है अपने तौर तरीके को बच्चों के अनुसार गति में रखता है। तो अध्यापक क्या करते हैं, अपने जो तौर तरीके होते हैं बच्चों के अनुसार जो है कंट्रोल में, गति में उनको रखता है। इसमें जो है शिक्षक व्याख्यान की ओर भी रुचिकर बनता है ताकि बच्चे सक्रिय रहें, तो इसमें व्याख्यान रहता है, बच्चे सक्रिय रहें ताकि, और इस अप्रोच में जो है शिक्षक की सहभागिता होती है, यानी कि जो है शिक्षक की मोस्टली जो सहभागिता होती है इसी में होती है, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि यहाँ पर स्थिर, ठीक है, निश्चल कह सकते हैं, स्थिर कह सकते हैं, स्थानिक कह सकते हैं, तो स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक अप्रोच, तो स्टैटिक अप्रोच कहते हैं इसको, निश्चल, स्थिर, अलग अलग नाम है इसके, नाम ऐड कर सकते हैं, ये भी आ सकता है। और इसमें जो है इस अप्रोच में जो है अध्यापक अपने अनुसार ही पढ़ाता है, लेकिन इस स्थिर हो जाता है, ठीक है, यह क्या होता है, यह होगा यहाँ पर, ठीक है, यह जो है अध्यापक अपने अनुसार तो पढ़ाता है लेकिन स्थिर होकर पढ़ाता है, ठीक है, एक जगह बैठे पढ़ाता है या एक जगह खड़े पढ़ाता है, ठीक है, ऐसे रहता है, मतलब अध्यापक यहाँ पर जो है स्थिर रहता है और बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ाया जाता, मतलब कि बच्चों को ध्यान में देकर नहीं आना चाहिए, वो बुक में पढ़ रहा हो या बोर्ड में पढ़ा रहा हो, सिर्फ अगर बोर्ड में पढ़ा रहा है टीचर तो बोर्ड में ही देखा है बच्चों की, और जो है बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है कि मतलब बच्चों को समझ में आया नहीं आया, पूछ नहीं रहा बीच में, ठीक है, या अगर बुक में पढ़ा रहा है टीचर तो बुक में ही देखा है, वो कहीं और नहीं देखा है, मतलब ये है कहने का मतलब। इसमें जो है केवल अध्यापक ही सक्रिय रहता है, यानी कि पढ़ाने में जो है ओनली अध्यापक सक्रिय रहता है, छात्र जो है निष्क्रिय रहते हैं। या तो आप कह सकते हैं पढ़ाना, हिंदी पढ़ा रहे हो आप मान लो, तो सिर्फ पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहोगे, बताते रहोगे, तो उसमें क्या होता है बच्चे जो है इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, बच्चे शांत या चुपचाप करके बैठे रहते हैं क्लास में, वो जो है इन्वॉल्व नहीं रहते हैं शिक्षण में, तो सिर्फ टीचर रहता है इसमें, ठीक है। और ठीक है,
इस शिक्षण की अच्छी, ठीक है, इसको जो है यहाँ पर शिक्षण की अच्छी विधि नहीं माना जाता है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी अलग से हो रखी है, इसी शिक्षण की अच्छी विधि, ठीक है, इसे होगा यहाँ पे, इसी शिक्षण की जो है अच्छी विधि नहीं माना जाता है। तो ये भी उतना खास अप्रोच नहीं है शिक्षण की। अब आ जाते हैं यहाँ पर अध्ययन पे। अध्ययन क्या होता है, ठीक है, किसी विषय वस्तु को पढ़ाना तथा आत्मसात करना अध्ययन कहलाता है। तो किसी विषय वस्तु को, किसी टॉपिक को, किसी विषय को, किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं। किसी चीज़ के बारे में जानना कह सकते हैं, ठीक है। और अध्ययन को हम जो है निम्न भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से अध्ययन होते हैं, मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट अध्ययन बता रखे हैं आपको, बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे आपके बीएड वाले बुक में। तो एलटी में हिसाब से पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं तो सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो उसके अनुसार आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर स्टडी आती है, ठीक है, वर्टिकल स्टडी आती है, वर्टिकल स्टडीज़ कह सकते हैं, ठीक है, लंबवत अध्ययन कह सकते हैं इसका दूसरा नाम। और यह होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जब छात्र पहले अध्याय के आधार पर दूसरे अध्याय को संबंधित के रिलेट करता है तो वह लंबवत अध्ययन कहलाता है। यानी कि मान लो हमने एक चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, और उसके आधार पर अगर बच्चे उस चैप्टर को अच्छे से समझ गए हों और उसके आधार पर अगर सेकंड चैप्टर खुद से करने लग जाएं या उसको रिलेट करते हुए आगे को क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो कह सकते हैं कि ये एक क्या है, लंबवत अध्ययन है। तो यानी कि वर्टिकल स्टडी के अनुसार जो है वो बना पा रहा है। नहीं तो क्या होता है, बच्चे एक ही चैप्टर अगर मान लो एक चैप्टर पढ़ा रखा आपने तो सिर्फ एक ही चैप्टर में रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैथ्स में मोस्टली ऐसा रहता है कि बच्चे अगर पहला चैप्टर अच्छे से आ गया तो उस सेकंड चैप्टर खुद से भी कर सकते हैं वो। तो ऐसे अध्ययन जिसमें जो है पहले अध्याय के आधार पर दूसरे अध्याय को रिलेट करते हुए अगर उनको सीखा या उन्होंने सीखा कुछ चीज़ को, उसको बोलते हैं वर्टिकल अध्ययन, वर्टिकल स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकल स्टडी। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना इसको। और वह अध्ययन जो छात्र पढ़ चुका है तथा उसी के आधार पर अगली पार्ट की तैयारी कर रहा है। तो सेम चीज़ें हैं, पहले पार्ट पढ़ चुका है, उसका दूसरा जो चैप्टर है उसका यहाँ पर तैयारी कर रहा है, उसको बोलते हैं वर्टिकल स्टडी। यह ठीक है, यह अध्ययन बच्चों को कौशल और ज्ञान बढ़ाता है। तो बच्चों के अंदर कौशल और ज्ञान भी यही अध्ययन बढ़ाता है, लंबवत अध्ययन। यह अध्ययन जो है ठीक है, संरचनात्मक और प्रगतिशील है। तो ये जो है संरचनात्मक है और प्रगतिशील भी है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अगला है यहाँ पर क्षैतिज अध्ययन यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टडी। तो हॉरिजॉन्टल स्टडीज़ क्या होता है, क्षैतिज अध्ययन एक ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा छात्र एक संप्रदाय यानी कि कॉन्सेप्ट का अध्ययन करके उसको उसी से जो है यहाँ पर संबंधित संप्रदाय से जोड़ सके। यानी कि एक अध्ययन ऐसा अध्ययन है जिसको छात्र क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पर चलते हैं। यानी कि अगर मान लो एक क्वेश्चन करा तो यहाँ पर दूसरा जो उसके कॉन्सेप्ट को सीख के समझ के और उसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो कर पाए तो उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर चले और उसी से सीखता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है वाला। तो ये आपका क्षैतिज अध्ययन कहलाता है। अगला है यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। तो यहाँ पर प्रतिनिधिक समूह अध्ययन कहते हैं इसको, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ को। इसमें क्या होता है, इस अध्ययन में हम एक ही समय में अलग अलग समूह का सर्वे करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक ही अध्ययन में एक ही चीज़ में हम क्या करेंगे, अलग अलग समूह का जो है अध्ययन कर सकते हैं इसमें। और जब हम एक ही समय में अलग अलग जन समूह का अवलोकन करते हैं तो वह प्रतिनिधि समूह कहलाता है। तो एक ही टाइम में हम, ठीक है, एक ही अध्ययन में अलग अलग चीज़ों को हम जान सकेंगे। इसमें एक ही मान लो एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ में जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। अगला है यहाँ पर अधोमुखी अध्ययन यानी कि, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल जो स्टडीज़ होती है। तो क्या होता है इसमें, जब एक अध्यापक और शोधकर्ता अलग अलग समय में एक ही बच्चे की व्यवहार परिवर्तन का अवलोकन करते हैं तो वह अधोमुखी अध्ययन कहलाता है। अधोमुखी अध्ययन क्या कहलाता है, जब एक शिक्षक या कोई शोधकर्ता अलग अलग जो है समय में अलग अलग टाइम में एक ही बच्चे की जो व्यवहार और उसके परिवर्तन में जो अवलोकन करता है, ठीक है, उसको कहते हैं अधोमुखी
अध्ययन। अगला है यहाँ पर व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी में होता है, इसमें जो व्यक्ति के जीवन इतिहास के बारे में हम जानते हैं मेनली। तो इस विधि में जो है किसी आदमी के मनोवैज्ञानिक गुण है, मनोसामाजिक है और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसकी मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का जो है, ठीक है, जानना, ठीक है, आदि का जनता से अध्ययन किया जाता है। तो इस चीज़ के बारे में हम पूरा अध्ययन करते हैं। केस स्टडी मतलब इसके व्यवहार में किसी भी स्टूडेंट के बारे में, उसके अध्ययन के बारे में हम जान सकते हैं, उसके बारे में कि उसकी व्यवहार कैसे हैं, कैसे उसके गुण हैं। ठीक है, तो मतलब उसके मनोवैज्ञानिक जानते हैं, ठीक है, मेंटेलिटी कैसी है। तो पूरा केस जो स्टडी करते हैं उसके बारे में, पूरा व्यक्ति इतिहास करते हैं हम, उसको पूरी जानकारी रखते हैं उसके व्यक्ति के बारे में। चलिए अब आ जाता है यहाँ पर टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देते रहें। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा उपागम केवल नाम मात्र का है? तो सिर्फ नाम मात्र का है, ठीक है, पद नाम से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है अप्रोच नहीं है वो। तो ऐसा अप्रोच कौन सा है यहाँ पे? तो मैं सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ आपको, वो आपका है यहाँ पर, ठीक है, हस्तक्षेपी अप्रोच। ठीक है, ठीक है, अहस्तक्षेपी, ठीक है, लिखा गया, अहस्तक्षेपी अप्रोच होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक शिक्षक की कक्षा में छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो एक शिक्षक को जो है यहाँ पे को होगा, ठीक है, छात्रों में किस तरह का जो है व्यवहार करना होगा? उसे डांट कर सकते हैं, गृह कार्य देकर, अंतःक्रिया करके, या घर में उसके कार्य करके। तो इंटरेक्ट करके, ठीक है, बच्चों को साथ जो है इंटरेक्ट करना जरूरी है। तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। अगला है यहाँ पर, आधुनिक समय में सबसे अच्छा उपागम किसे माना जाता है? सबसे बेस्ट जो अप्रोच है वो किसको हम मानते हैं? प्रजातांत्रिक उपागम, ठीक है, प्रजातांत्रिक अप्रोच कह सकते हैं, या हम जनतांत्रिक कह सकते हैं। दो नाम है इसके। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन इसी टाइप के पूछा जाता है, आपके सिलेबस बेस पे ही क्वेश्चन बना रखे हैं। कुछ क्वेश्चन ऊपर दिए होंगे, कुछ क्वेश्चन अलग बनते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टेस्ट के कुछ भी हो सकता है। ये अपने मन से बहुत सारे टीचर और मतलब स्टूडेंट के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है यहाँ पर, अच्छा शिक्षक वो होता है जो क्या होता है? जो सख्त नियम बनाता है या कभी छुट्टी नहीं करेगा, वो वाला होगा। या छात्रों को जो है अच्छे अंक प्राप्त करने का जो तरीका है वो बताएगा। या रोचक, ठीक है, तरीके से जो है पढ़ाते हैं ताकि बच्चे जो है मज़े से पढ़ सकें। बिल्कुल रोचक तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को मज़ा भी आए पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक शिक्षक चुनते समय किस बात को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? तो अगर हम एक शिक्षक को चुनते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को दिया जाना चाहिए? तो वो है आपका ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता। तो ज्ञान और ज्ञान भी होना चाहिए, अभिव्यक्ति, ठीक है, अपनी बात रखने का, अपना जो सब कुछ है अच्छा एक्सप्लेन करने का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। अगला है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको अपना अतिरिक्त समय कैसे बिताना चाहिए? अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क मिलता है तो आप शिक्षक भी हैं, तो अपना जो एक्स्ट्रा वर्क है वो कैसे बिताएंगे? प्रार्थना में शामिल, ठीक है, रहकर, या दोस्तों के साथ रहकर, या घूमकर मज़े करके, ठीक है, या खुद को पढ़ाई में लगाकर। बिल्कुल खुद को जो है पढ़ाई में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षण में विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के कारण, तो कौन ये जो तरीके रखे हैं किसके कारण जो है यहाँ पर सही होता है? शिक्षण आसान बन गया है या शिक्षण रुचिकर बन गया है, विद्यार्थी अधिक ध्यान देता है, तो उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल सही भी है, ठीक है, तो ये सब कुछ सही है। अगला है यहाँ पर, व्यक्ति का पूर्ण इतिहास किसके अंतर्गत आता है? तो यानी कि जो पूर्ण इतिहास यानी कि केस स्टडी, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो मैं ऊपर से आपको मिल गया होंगे। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से बताना आपको किसे जो है शिक्षण की अच्छी विधि नहीं मानी गई है? देखिए, स्थिर उपागम ये सबसे अच्छी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, आधिकारिक उपागम ये भी सही नहीं है, ठीक है, हस्तक्षेपी उपागम ये भी सही नहीं है, तो उपयुक्त सभी, तो तीन की तीन जो है ये अच्छी विधियाँ नहीं हैं, ठीक है। जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक ये वाला सबसे बेस्ट अप्रोच है इसमें। अगला है यहाँ पर, जब छात्र पहले अध्ययन के आधार पर दूसरे अध्ययन को संबंधित करता है तो कहलाता है। तो एक पहले अध्याय, ठीक है, अध्याय को यहाँ पर अध्याय है, ठीक है,
एक अध्याय को दूसरे अध्याय से रिलेट करता है तो उसको हम क्या करते हैं, तो लंबवत अध्ययन कहते हैं। कौन सा कहते हैं, लंबवत अध्ययन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला है यहाँ पर कि व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बाधा आ जाए, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाए कक्षा में, तो टीचर को क्या करना चाहिए, कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर उसको जो है यहाँ पर शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। जो विघ्न डालते हैं उन्हें दंड दें, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना, हाँ बिल्कुल सही है, उन्हें सीखने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है यहाँ पर अध्यापक का प्रारंभिक कार्य। तो फर्स्ट जो यहाँ पर वर्क है, काम है अध्यापक का, क्या काम है सबसे अच्छा काम, तो विद्यार्थियों की बौद्धिक स्तर का ऊंचा करना, सबसे बेस्ट ढूंढना है हमको, ठीक है। विद्यार्थी की समाज स्तर का ऊंचा करना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ सही लगता है, लेकिन हमको जैसे ऑप्शन सेम चीज़ मिलता है ना, सबसे बेस्ट वाला ढूंढना पड़ता है हमें, ठीक है। बेस्ट तो सभी होते हैं, लेकिन उससे भी सबसे बेस्ट, ठीक है, ये ढूंढना पड़ता है हमको। और विद्यार्थियों की जो है सर्वपक्षी विकास में सहायता पहुंचाना, ठीक है। तो उसके सारे जितने भी डेवलपमेंट हैं उसको डेवलप करना, बच्चों की में डेवलप करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो ये आपका सबसे बड़ी कार्य है, तो सी ऑप्शन होगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षण का पुनर्निर्माण स्तर नहीं है। पुनर्निर्माण स्तर कौन सा यहाँ पर नहीं है, ये पूछा गया है। तो स्मरण ये भी है, बोध ये भी है, और ठीक है परिवर्तन ये भी है, विभेदीकरण तो ये नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, नहीं पूछ रखा है। अगला है यहाँ पर कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है, स्वयं को समझने में सहायक है, बालक को समझने में सहायक है, शिक्षण विधियों को समझने में सहायक है, या संपूर्ण शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसको समझने में सहायक है। तो 14 का कौन सा होगा, संपूर्ण जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसको समझने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बालक के जो सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक, सबसे बेस्ट जो कारक फैक्टर है बालक के सामाजिकरण के लिए, वो कौन सा है। जाति विभेदन है, घर है, वातावरण है और आनुवंशिक है। तो सबसे बेस्ट जो है वो आपका वातावरण रहता है, ठीक है। तो ये आपका रह जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षण केंद्रित होता है। तो शिक्षण केंद्र, ठीक है, बाल शिक्षण जो है आपका बाल केंद्रित होता है। कौन सा होता है, बाल केंद्रित होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। और मॉडल टेस्ट पेपर हम बाद में करेंगे, पहले हम चैप्टर वाइज यहाँ पे कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और ताकि आगे भी इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर सकूँ। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।